नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ टीएलपी जुडिशियल एकेडमी में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदू लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो सभी जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, बिहार जुडिशरी आ रहा है, तो उसमें हिंदू लॉ का अपना एक वेटेज है। आप यकीन मान के चलिए, हिमाचल प्रदेश में टोटल 50 में से 20 क्वेश्चन तो सिर्फ हिंदू लॉ से आते हैं। तो अगर आपका एज है हिंदू लॉ पे, तो आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेंटेनेंस के बारे में आज हम जो करने जा रहे हैं ना, वो मेन टॉपिक मैंने डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज लिए हैं, उनके बारे में है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है स्क्रीन पर देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पेंडेंटे लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड 25। सबसे पहले आप इस टर्म का मतलब समझिए। पेंडेंटे लाइट का मतलब क्या है? पेंडेंटे लाइट, आपको क्या लगता है पेंडेंटे लाइट किसे कहते हैं? पेंडेंटे लाइट होता है कि ऐसा मेंटेनेंस जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एज यूजुअल सेक्शन 23, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो कहलाएगा पेंडेंटे लाइट। एंड 25 में किसका मेंटेनेंस दिया गया है? आफ्टर द प्रोसीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम साथ साथ 24 को भी पढ़ के चले जाते हैं। मेरा जो एमसीक्यू कराने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा। सबसे पहले एक एमसीक्यू में से सेक्शन अगर हमारे हाथ आ गया, अब हमें यहाँ पता चल गया हमें 24 हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना है ना, तो उसके रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो यहीं कंप्लीट करके चलिए। आप सभी के पास अपने बेयर एक्ट्स होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 किस चीज की बात करता है? मेंटेनेंस की। इसमें मेंटेनेंस डिमांड कौन कर सकता है? ईदर हस्बैंड ईदर वाइफ, जो भी, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्पाउस, कोई भी स्पाउस जिसके पास लैक ऑफ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम टू सपोर्ट्स देमसेल्फ, अगर उनके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है अपने भरण पोषण के लिए, तो या लीगल एक्सपेंसेस नहीं है। देखिए 24 की खूबसूरती समझिए। सपोज कीजिए वाइफ ने केस किया है हस्बैंड पे, तो आप जानते हैं वाइफ जो ज्यादातर होती हैं ये हाउस वाइफ होती है, इनके पास इतना इनकम नहीं होता कि ये केस भी कर पाए। तो 24 कहता है कि अगर आपको लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए भी पैसा लेना है ना, तो वो भी यहाँ पर 24 में डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, अदर पार्टी से। और जो रिस्पोंडेंट है उसको रीजनेबल अमाउंट बोथ प्रोसीडिंग्स के लिए देना पड़ेगा। मतलब जब तक प्रोसीडिंग चल रही है, मान लीजिए केस फाइल हुआ 1993 में और प्रोसीडिंग आपको पता है भाई, सपोज कीजिए 1995 तक चली। अब यहाँ पे जाके राइट डिटरमाइन होंगे कि डिक्री मिलनी है नहीं मिलनी है, आरसीआर मिलेगा, मतलब जो भी इनकी प्रोसीडिंग है। तो क्या ये 2 साल, ये 2 ईयर के पीरियड में क्या करेगी? 2 ईयर के पीरियड के लिए ये 24 में अप्लाई करेगी। तो जो अभी का मेन क्वेश्चन है हमारा ये हो गया कि मेंटेनेंस 24 में डिमांड किया जाता है, या तो हस्बैंड भी डिमांड कर सकता है, वाइफ भी डिमांड कर सकती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, या तो खुद को सपोर्ट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, या फिर लीगल एक्सपेंस उठाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट में अप्लाई करेगी कि मुझे रीजनेबल अमाउंट पे करवाया जाए प्रोसीडिंग के लिए भी और अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए भी। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। अच्छा, एक मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग में अब क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रोसीडिंग मीन्स एनी टाइप ऑफ डिक्री। आपने किसी भी टाइप की डिक्री के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने आरसीआर की डिमांड की हो, चाहे आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड की हो, चाहे आपने डाइवोर्स की डिमांड की हो, कोर्ट यहाँ पर आपको तीनों खर्चे दिलवाएगा 24 के अंडर। मतलब डिक्री कैसी भी डिमांड की हो, प्रोसीडिंग के साथ साथ अगर आपको खर्चा चाहिए तो 24 में आप डिमांड कर सकते हो। ठीक है, और ये विद इन 60 डेज। अब आपको पता है इंटरिम, इंटरिम का मतलब ही क्या हुआ भाई? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चाहिए हमें, तो इंटरिम मेंटेनेंस है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मतलब विद इन 60 डेज इसको कोर्ट इसको सॉल्व करेगा। और 60 डेज कहाँ से? नोटिस ऑफ बीइंग सर्व टू द कंसर्न स्पाउस, कहाँ से? जिस दिन नोटिस सर्व हो गया किसको? दूसरी पार्टी को। अब देखिए, वाइफ ने केस किया, ठीक है, वाइफ ने केस किया और साथ में 24 की एप्लीकेशन लगाई, तो यहीं से दिन शुरू नहीं हो जाएगा जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हो गया उसके 60 डेज, नो। अब प्रॉपर नोटिस भेजे जाएंगे, मतलब सम्मन भेजे जाएंगे किसको? हस्बैंड को। जब ये हस्बैंड को सम्मन गए हैं ना, इसके 30 डेज के अंदर इसका 60 डेज के अंदर इसकी प्रोसीडिंग को मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, मेंटेनेंस देना है वो दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आई होप आपको 24 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे समझ आ गए होंगे। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से कितने टर्म्स निकले, वॉइड मैरिज क्या होती है, कहाँ दी गई है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया, अदरवाइज सेक्शन 11 भी पूछा जा सकता है, इसके ग्राउंड कहाँ दिए गए हैं और कितने ग्राउंड है, 3 ग्राउंड है। ठीक है, कौन से, सेक्शन 5 में ना मैरिज की कंडीशन दी गई है, और मैरिज की जो कंडीशन है सेक्शन 11 उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये कंडीशन अगर ब्रीच हुई, मतलब सेक्शन 5 की 5 कंडीशन दी हुई है, 5, इसको ऐसे याद कीजिए, सेक्शन 5 में 5 कंडीशन, सेक्शन 5 में 5 कंडीशन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पहली, चौथी, पांचवी अगर ब्रेक करोगे मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड। अब वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है, वो एक अलग कहानी है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है कि वॉइड मैरिज का ग्राउंड नहीं है। अब जिसको भी पता है, देखिए पांच में क्या क्या, किन किन चीजों में वर्ड मैरिज होएगी, 11 किस किस की बात करता है, अगर आपका लिविंग स्पाउस है उस टाइम पे और फिर आपने दूसरी शादी कर ली, मैरिज वैलिड नहीं है। आपने प्रोहिबिटेड डिग्री में कर ली, मैरिज वॉइड नहीं है। तीसरी आपने सपिंडा में नहीं करनी। तो इन कंडीशंस को छोड़ के जो भी ग्राउंड बचा वो हमारा 11 का ग्राउंड है नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बाइगेमी मतलब लिविंग स्पाउस, तो ये वाली बात तो ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्री, ये वाली बात भी ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप, ये वाली बात भी ठीक है। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज अगर कोई कर लेता है तो मैरिज कैसी होती है, वैलिड। मैरिज हमेशा वैलिड होती है अगर चाइल्ड मैरिज की है तो, हाँ बट पनिशेबल होती है, ये याद रखिए आप, ठीक है ना। कैसी होती है, पनिशेबल होती है। तो इसका सेक्शन 4, इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए वॉइड मैरिज की डेफिनेशन पर। वॉइड मैरिज वन ऑफ द इनवैलिड फ्रॉम द आउटकम ऑफ द वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही नल है ये, नो मैरिज इन आई ऑफ लॉ, बट जुडिशियल डिक्लेरेशन लेना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई मैरिज ऑलरेडी वॉइड है, अब कह तो रही है वॉइड अब इनिशियो है, अब इनिशियो मतलब शुरुआत से, स्टार्टिंग से, तो अगर मैरिज स्टार्टिंग से ही वॉइड थी, ठीक है, कैसी थी मैरिज, वॉइड शुरू से ही, तो आप मुझे बताइए कि जब मैरिज शुरू से वॉइड है तो उसको कोर्ट में हम केस क्यों डालते हैं कि भाई इस मैरिज को नलिफाई करवाओ, ऑलरेडी वो तो खत्म है ना, नो मैरिज इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि सेक्शन 11 ने ये बात बोल रखी है कि मैरिज को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि ये नल एंड वॉइड है, अदरवाइज जब तक डिक्लेयर नहीं कराओगे तब भी वो वॉइड है, बट हमें कोर्ट की एक डिक्लेरेशन ऑफ डिक्री लेनी पड़ती है। सेक्शन 11 डिक्लेयर ए मैरिज नल एंड वॉइड अगर ये कंडीशन 5 की फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ को वायलेट करती है। ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज मैंने करवा दी है। पहला बाइगेमी, दूसरा प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आना चाहिए, तीसरा अगर बाइगेमी है तो आपको पता ही है सेक्शन 17 में 494 एंड 495 आईपीसी में पनिशेबल है, ठीक है, और सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, यही पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बहुत बोल रखी है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। अब तक हमने 2 कर लिया, तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, वर्ड मैरिज का कंसेप्ट एंड सेक्शन 25 का कंसेप्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, क्या डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है, वो बताना है। अच्छा, डाइवोर्स के ग्राउंड कहाँ दिए गए हैं, कैसे कैसे दिए गए हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए भाई। म्यूचुअल डाइवोर्स का कहाँ है, इर्रेट्रेबल ब्रेकडाउन का। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इर्रेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के लिए जो ग्राउंड दिए गए हैं, क्या सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी दिए गए हैं, आप ये बताइए, अगर दिए गए हैं तो कौन से सेक्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पर, आप याद कर लीजिए म्यूचुअल डाइवोर्स कहाँ होता है, ठीक है, और फाल्ट थ्योरीज जितनी भी हैं, गिल्ट थ्योरी वो याद कीजिए, कौन सी थ्योरी नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी पूछे ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 13 में। एक कुछ ग्राउंड तो दिए गए हैं मेल को और कुछ ग्राउंड दिए गए हैं फीमेल को। फीमेल को दिए गए हैं 4, मेल को दिए गए हैं 9, 9 में से एक घट गया था अभी, तो 8 ग्राउंड इसको हैं, 4 ग्राउंड इसको हैं, ये याद कीजिए। प्लस में 2 एडिशनल अदर ग्राउंड्स हैं जो इसमें मिले हुए हैं। इस तरीके से आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन क्या क्या है हमारे, अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, या फिर
इनक्यूरेबल अनसाउंड माइंड है, या फिर सेपरेट लीव कर रहा है लेस देन 3 मंथ, 3 महीने से जुडिशियल सेपरेशन हो रखा है बिलो 3 ईयर, 3 मंथ, ईयर नहीं है सॉरी 3 मंथ, तो कौन सा डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं होगा? आपको पता है मेंटल डिसऑर्डर है, कम्युनिकेबल डिजीज भी है, अनक्यूरेबल अनसाउंड माइंड ये भी है, बट लिविंग सेपरेटली लेस देन 3 मंथ इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स का ग्राउंड होने के लिए कितना मिनिमम पीरियड चाहिए? मिनिमम पीरियड चाहिए 1 साल, है ना? अगर 1 साल से वो दोनों अलग रह रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री में, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसाइलेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वापस आने का कुछ उनका इरादा नहीं है पार्टी का, कोर्ट सारी प्रोसीडिंग करके हार गया है, तो ये भी एक जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड बन जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, ग्राउंड्स बता रखे हैं। एंड आगे, लॉ रिक्वायर दैट कपल मस्ट हैव लिव सेपरेटली at least 1 year before they can file the divorce under ground of separation। जुडिशियल सेपरेशन में अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, और ये पहले आप रह चुके हो, उसके बाद आपने अप्लाई किया है कोर्ट में कि सर हम नहीं रह सकते आगे, जुडिशियल सेपरेशन हो गया था, डिक्री मिली हुई थी और अब रिकंसाइलेशन का कोई हमारा इरादा नहीं है, डिक्री नहीं भी मिली है तब भी। The period is meant to allow potential reconciliation and reflection before legal resolution। ये पीरियड 1 साल का क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं, आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट में जो मैरिज होती है वो सेक्रामेंट होती है, ठीक है? तो कोर्ट इनिशिएट करता है, कोर्ट कोशिश करता है कि सबसे पहले मैरिज सबसिस्ट करे, बचाई जा सके, तो जितने भी रिकंसाइलेशन के प्रयास हैं वो किए जाते हैं। अगर नहीं हो पाता देन कोर्ट उन केसेस में, रेयर केसेस में डाइवोर्स ग्रांट करता है, ठीक है? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में मैं आपको बताऊं डाइवोर्स एक्सेप्शन है एंड मैरिज सबसिस्ट रिकंसाइलेशन प्रोविजंस है, तो पहले कोशिश की जाती है मिल जाएं, साथ मिलके रहें, लगता है नहीं रह पाएंगे देन उनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट। अडोप्शन का डील हामा का सेक्शन 12 किससे डील करता है आप बताइए? सेक्शन 12 डील करता है, ऑप्शंस देख लीजिए। सबसे पहले, राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन एंड कैंसिलेशन ऑफ अडॉप्शन। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, जब भी आप ये काम करें ना तो आपका ये होमवर्क है, अब ये जितने मैंने सेक्शन बोले हैं इनके आगे इनके सेक्शन लिखिए पर्टिकुलरली, पारा कौन सा है वो तो मैं बताऊंगी, बट जो बाकी बच गए वो आप बताइए कि कौन सा सेक्शन कहाँ दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए, सेक्शन इसका क्या है, सेक्शन 12 में क्या दिया हुआ है? इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। इफेक्ट क्या होंगे अडॉप्शन के? देखिए, हिंदू का जब एक हिंदू चाइल्ड का को अडॉप्ट करके दूसरी फैमिली में लाया जाता है तो क्या होता है, जो चाइल्ड है वो लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है अडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा, और कब से? जिस दिन डेट ऑफ अडॉप्शन से, ना कि नेचुरल बर्थ से। सपोज कीजिए एक 5 साल के बच्चे को, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड को ए फैमिली से हम कहाँ ले आए? बी फैमिली में, ठीक है? तो जब ये 5 साल का, अब ये बी फैमिली का मेंबर कब से माना जाएगा? फ्रॉम 5 ईयर टू डेथ। इससे पहले इसके साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब ये 5 साल जो इसने नेचुरल फैमिली में जिए ये इसके अलग हैं, इसमें इसको जो राइट मिले वो इसके ओन राइट होंगे, वहां पर जो प्रॉपर्टी जैसे भी डील हुई वो अलग डील होगी। तो मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड की लाइफ में 2 स्टेज बन जाती हैं, ड्यूरिंग द बर्थ से लेके अडॉप्शन तक एंड अडॉप्शन से लेके डेथ तक, ठीक है? यहाँ पे हुआ इसका मान लीजिए बर्थ और यहाँ हुआ अडॉप्शन, ठीक है? तो सेक्शन 12 क्या कहता है कि यहाँ से लेके ये वाला जो पीरियड होगा ना, तो ये जिएगा वो अडॉप्टेड फैमिली की साइड से, ठीक है? यहाँ पर उसको जो भी राइट मिलेंगे, सक्सेशन मिलेगा, मदर फादर की जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो वहाँ की मिलेगी। अगर इससे पहले अगर इसमें कोई राइट वेस्ट हो गया है, सपोज कीजिए जब इसका बर्थ हुआ था नेचुरल, मतलब अपनी नेचुरल फैमिली में, उस समय इसमें कोई राइट वेस्ट हुआ, इसको कोई दादा लाई प्रॉपर्टी मिल गई, या इसकी इनहेरिटेंस के थ्रू इसको कुछ राइट अराइज हुआ है, प्रॉपर्टी मिली है, गिफ्ट मिले हैं, अब क्या वो जब इस फैमिली में जाए उसको छोड़ के जाए? तो सेक्शन 12 इसी की बात करता है, ये वाले राइट अगर इससे कुछ पहले मिले हैं वो इसमें वेस्टेड रहेंगे और उन राइट को लेके ये फ्रॉम द स्टार्टिंग आएगा, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, इसके हर तरीके के रिलेशन खत्म हो जाते हैं नेचुरल फैमिली से, सिवाय किसके? मैरिज के। ये अपनी नेचुरल फैमिली में मैरिज नहीं कर सकता, इसके अलावा सारे टाई खत्म। जिस दिन बर्थ लिया ये कहाँ चला गया? नेचुरल उसमें
अडॉप्टेड फैमिली में। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? यहाँ पे हमें 3 चीज़ें सीखने को मिली। पहला, फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन हम किस फैमिली के हो गए? लीगली रिकॉग्नाइज़ हम कहाँ के हो गए? अडॉप्टेड पेरेंट्स के थ्रू, वहाँ से चलेगी हमारी प्रॉपर्टी। तीसरी, डेट ऑफ अडॉप्शन से सारे बायोलॉजिकल फैमिली से सारे ब्रेक पॉइंट, सारे जो उसके टाइज़ हैं वो ब्रेक हो जाएँगे। उससे पहले उसने जो भी ले लिया, वो उसमें वेस्ट रहेगा। उसके बाद जो उसे मिलेगा वो अडॉप्टेड फैमिली से मिलेगा। सारी चीज़ें, सारे टाइज़ खत्म होंगे एक्सेप्ट मैरिज रिलेशन से। तो मतलब समझिए, अगर ए नाम के लड़के ने अडॉप्शन होके बी फैमिली में चला गया, ठीक है? तो क्या ये अब जो ए फैमिली है उसकी बहन-बेटियों से शादी कर पाएगा? सपोज़ कीजिए इसी की कोई बहन है या इसकी कोई ऐसी फीमेल रिलेटिव है जिसका अगर वो इस फैमिली में रहता तो उससे शादी नहीं कर सकता था, तो वो यहाँ भी शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो उस पे हमेशा बार रहेगी, ये बार हमेशा रहेगी। अब ये नहीं हो सकता है बी फैमिली में आ जाने के बाद अब इसकी सिस्टर तो इसकी सिस्टर रही नहीं, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ना हम, सारे टाई टूट गए हैं, नेचुरल फैमिली में चला गया। बट मैरिज के रिलेटेड बार रहेगी, वो उसकी नेचुरल सिस्टर ही रहेगी, बाद में उससे शादी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में, सपिंडा रिलेशन में। सपिंडा रिलेशनशिप किसकी बात करता है? सपिंडा रिलेशन में क्या इंक्लूड होता है? सपिंडा रिलेशन बात करता है 3 जनरेशन ऑफ मदर, 7 जनरेशन ऑफ फादर। सेकंड ऑप्शन है 3 जनरेशन ऑफ मदर साइड, 5 जनरेशन ऑफ फ्रॉम फादर साइड, 3 जनरेशन ऑफ मदर साइड एंड 4 जनरेशन ऑफ फादर साइड, 2 जनरेशन ऑफ मदर साइड एंड 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड। देखिए सपिंडा रिलेशन को जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको 2 तरीके से पढ़ना चाहिए। एक तो एंशिएंट लॉ, एंशिएंट लॉ क्या कहता था, एंड हमारा मॉडर्न हिंदू लॉ। एंशिएंट लॉ का जब पढ़ेंगे ना, अच्छा एंशिएंट कौन सा बोला जाएगा? मुझे बताइए। देखिए 1956 में कॉडिफाई हुआ है, इससे पहले वाला जितना भी लॉ है वो एंशिएंट लॉ है। तो एंशिएंट लॉ हिंदू लॉ का, उसमें पहले क्या बोला जाता था? 5 डिग्री फ्रॉम द मदर साइड एंड 9 डिग्री फ्रॉम द फादर साइड क्या होती हैं बताइए? सपिंडा कहलाएंगी, 5 9। बट अब जब से कॉडिफाई हुआ है, इसमें कितना रखा? 3 डिग्री फ्रॉम द मदर साइड, 5 डिग्री फ्रॉम द फादर साइड। इसका मतलब, और इसमें जो पर्सन खुद है वो पहली जनरेशन गिना जाएगा, वो इंक्लूसिव होगा। ये नहीं कि उससे ऊपर वाली जनरेशन गिनोगे या उससे नीचे वाली, नहीं, वो इंक्लूसिव है। वो पहली जनरेशन, उससे ऊपर वाली जनरेशन उसके मम्मी पापा की, उससे ऊपर दादा दादी, उससे ऊपर परदादा दादी, ऐसे गिनते चले जाइए 5 जनरेशन। 5 जनरेशन में जो भी रिलेटिव आएंगे वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सपिंडा। सपिंडा का मतलब समझते हैं? सहपिंड। हिंदी का जो वर्ड है सहपिंड, सहपिंड मतलब जिनका डीएनए कहते हैं, मतलब जो भी हो वो एक था, वो बर्थ फ्रॉम द कॉमन, बर्थ फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है? यही इसका मीनिंग है। तो सपिंडा का मतलब हमें समझ में आ गया। कितनी जनरेशन? 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड, 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड। चलिए इंक्लूडेड है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और जो आपको याद करने की है वो ये देखिए कि इसमें डिक्री जब आप पढ़ेंगे, कहाँ डेफिनेशन दी गई है? 3G में लीनियन एंड सारे असेंडेंट डिसेंडेंट सब आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पे कहनी है, वो ये कहनी है कि इसमें सभी तरीके का ब्लड, चाहे वो यूट्राइन ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, फुल ब्लड हो, तीनों ब्लड आएंगे। यूट्राइन, हाफ एंड फुल ब्लड का मतलब आप बताइएगा कि क्या होता है। दूसरा, इसमें लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है। तीसरी चीज, रिलेशनशिप है ना, चाहे वो अडॉप्शन से हुआ हो या बाय बर्थ हुआ हो, सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो 3 चीजें क्या याद करनी है हमें? सबसे पहले, चाहे आपके लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, सारे रिश्तेदार इंक्लूड होंगे। दूसरी चीज, बाय बर्थ आप फैमिली में आए हो या बाय अडॉप्शन आप फैमिली में आए हो, सब इंक्लूड होगा। फुल, हाफ, फुल, हाफ एंड यूट्राइन, तीनों को इंक्लूड किया है। तो ये सारी चीजें भी इंक्लूड होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, ये क्रिश्चियन एक्ट से रिलेटेड है, बट हाँ इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको इंक्लूड किया था, बट अभी पढ़ा नहीं रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में इस चीट का जो प्रोविजंस है वो कहाँ दिए गए हैं? सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझिए। सपोज कीजिए कोई आदमी इशूलेस मर गया। इशूलेस मीन्स कि उसकी अब पीछे कोई जनरेशन नहीं है, कोई बच्चे, कोई वाइफ नहीं है, शादी उसने की ही नहीं थी और कोई खानदान में है ही नहीं, इकलौता था, गया।
तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास क्या वो प्रॉपर्टी जाएगी, ऑब्लिगेशंस नहीं जाएंगी। उस चीज के बारे में बात कौन करता है, सेक्शन 29। सेक्शन 29 देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 किस चीज की बात करता है, एस्चीट की। अब ये क्या कहता है, ये कहता है जब कोई आदमी इशूलेस मर गया, उसका कोई लीगल एयर नहीं है, या लीगल एयर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं इनहेरेंट करने के लिए प्रॉपर्टी को। इसका क्या मतलब है, डिस्क्वालीफाई कब कर जाते हैं, सपोज कीजिए दो लोग थे, ए एंड बी। ए ने बी का मर्डर कर दिया सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो ए तो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब बचा कौन, खाली बी, है ना यहाँ पे। तो ए इनहेरिट नहीं कर सकता ना यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो यही बात कह रखी है, या तो कोई बच्चा नहीं है, कोई लीगल एयर है ही नहीं, या फिर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उसको प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, शैल बी डिवॉल्व टू द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट के पास जाएगी ना, सब्जेक्ट टू ऑल द ओब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी। मतलब अगर सपोज करिए बी मरा है, अपने ऊपर बी का एक घर था, ठीक है, ये हो गया बी का घर। अब बी की हो गई डेथ, और ये घर में ना एक मीटर लगा हुआ था, और इस मीटर का बिल उसने सालों से नहीं भरा था। तो अब सपोज कीजिए 50,000 रुपए बिल आ रहा है, तो गवर्नमेंट जब घर लेगी ना, तो ये 50,000 भरने की भी जिम्मेवारी खुद गवर्नमेंट की है। सारी लीगल ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटी सब साथ में जाएगा, ठीक है। विदाउट एनी क्वालिफाई हेयर, गवर्नमेंट बिकम द अल्टीमेट सक्सेसर ऑफ द प्रॉपर्टी वाइल ऑल्सो बेयरिंग ऑल द एसोसिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए सेक्शन अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम ऐसी ही सीरीज लेके आएंगे, इसमें हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए, अभी हिंदू मैरिज एक्ट के आए हैं, साथ में हम BSA के करते चलेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, और हम CRPC के भी करेंगे, BNSS के, ठीक है। तो ऐसे ही है ना 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आती रहूंगी, और उसमें ना कंसेप्ट क्लियरिटी करा करेंगे साथ में। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएगी, प्री की तैयारी भी हो जाएगी, MCQ प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितने भी एक सेक्शन में से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हो जाएगी। तो ये एक तरीके से आपके रिवीजन लेक्चर रहा करेंगे, तो इनको ज्वाइन कीजिएगा। आगे हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड फ्रॉम द वॉइड मैरिज कब लेजिटिमेट माना जाएगा, ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है, 11 में, 13A में, 12 में, 16 में। तो सबको पता है 16 में। 16 दो तरीके के बच्चों को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराता है, एक तो जो बच्चे वॉइड मैरिज से आए हैं, एक जो वॉइडेबल मैरिज से आए हैं, है ना, दोनों की बात करता है। तो और प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी उनको, जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो इनहेरिट करेंगे, अपने मदर फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको ऐसे इनहेरिट करेंगे जैसे कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस आया है अभी सेक्शन 16 पे, वेरी 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 लैंडमार्क हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिला, और वो कैसे मिला है वो देखने वाली बात होती है। मतलब नॉर्मली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है, बट जो प्रॉपर्टी एंसेस्टर के थ्रू मदर फादर को मिल गई वो तो उनकी अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो गई, वो प्रॉपर्टी में दे कैन क्लेम। तो इस चीज को यहाँ पे वो किया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू सो मच।